हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में मग्न होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। पिछला क्लास में हम लोगों ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, है ना। मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है ना। और अगर आप लोगों ने मेरा मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, है ना। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिनको जिनको जरूरत होगी उनको फायदा होगा, है ना। तो शिक्षा के उद्देश्यों का संबंध समाज के वास्तविक जीवन से होता है ना, यानी जो समाज का उद्देश्य होता है, जो आवश्यकता होता है, वही शिक्षा का उद्देश्य होता है। यही कारण है कि समय समय पर इसके अर्थ, उद्देश्य, स्थान, महत्व इत्यादि आवश्यकता अनुसार बदलते रहे हैं, है ना। आवश्यकता अनुसार जब भी जरूरत पड़ी है तो इसका उद्देश्य क्या हुआ है, बदल गया है ना। और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो व्यापक होता है, इसलिए इनके उद्देश्य विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है व्यक्तिगत कारक, है ना। पहला जो है व्यक्तिगत कारक है। पर्सनल रीजन जो होता है, पर्सनल फैक्टर जो है वो इसमें इफेक्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य को, यानी कि आपकी जरूरत कैसी है। अगर आपकी जरूरत जो चीज नहीं है तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे या उसको लागू नहीं होने देंगे, ऐसा होता है ना। तो व्यक्तिगत कारक, शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होती है ना। शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होती है, क्योंकि मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपनी व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं और विशेषताओं का विकास करना चाहता है ना। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिस कारण समय समय पर शिक्षा के उद्देश्यों में बदलाव होता रहता है। क्योंकि मनुष्य क्या चाहता है कि मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसी पर काम हो, उसी पर डेवलपमेंट हो, है ना। मेरी जो कैपेबिलिटी मैं उसी पर काम करूं, है ना। तो उसी के अनुसार से वो काम करता है, दूसरे की आवश्यकता वहां पे भूल जाता है पहले, है ना। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है। दूसरा है समाजशास्त्रीय कारक या सामाजिक कारक बोल सकते हैं आप। सामाजिक कारक मतलब कि समाज की जो सामाजिक व्यवस्था होती है उससे शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। अगर किसी कोई समाज पिछड़ा हुआ है किसी भी कारण से, तो वहां भी उसका इफेक्ट होगा। कोई डेवलप है समाज तो वहां भी इफेक्ट करेगा। जैसे आर्य समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च मानी गई है ना। आर्य समाज में क्या है, ब्राह्मण को सर्वोच्च माना गया है, सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसलिए उनकी जो जीवन शैली होती है ना, उसी को आदर्श मान करके उसका मानी गई है ना, उसका आदर्श मानी गई है। नहीं कि ब्राह्मणों जैसा बनना है, उनके जैसा बिहेव करना है, उनके जैसा रहन सहन करना है ना। आदर्श मानी गई है और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उनके जैसा बनना रहा। और यही कारण है कि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य ही बन गया कि उनको फॉलो करना है। तो अब दलितों और जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया। यानी कि पहले की जो स्थिति थी, वहां पे जो दलित थे, गरीब थे, पिछड़े हुए थे, उनको क्या करते थे लोग, साथ में बैठ के पढ़ने नहीं देते थे, कहीं पढ़ने नहीं देते थे। तो ये सब क्या था, रूढ़िवादी तो थी, है ना। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है ना। आरटीई एक्ट 2009 भी है ना। आरटी एक्ट 2009 जो सारे बच्चों को, सारे लोगों को, सारे समाज को क्या करती है, शिक्षा का समान अधिकार देने की बात करती है ना। सबको शिक्षा मिलेगी, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और भेदभाव का कोई स्थान नहीं है उसमें। भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं कि गरीब को नहीं पढ़ने देना है ना। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना है ना। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना है, ये सभी का समान विकास हो सके, किसी का न कम न किसी का ज्यादा, सबको इक्वल इक्वल भागीदारी होती है, इक्वल ध्यान दिया जाता है ना। अब नेक्स्ट है दार्शनिक कारण। तो किसी का सोच जो होता है ना वो प्रभाव डालता है शिक्षा को उद्देश्य पर। किसी अगर मान लीजिए मेरा जो सोच है और हम शासक हैं, हम शासन कर रहे हैं किसी देश या राज्य में, तो क्या करेंगे, वहां पे अपना जो विचारधारा है वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जैसे पहले भी बहुत सारे शासक आए हैं तो उन्होंने अपने अनुसार क्या किया है, अपने अनुसार शिक्षा का प्रसार किया है ना। तो दार्शनिक कारक, विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने काल में अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को बदलते रहे हैं। जैसे बौद्ध काल में भगवान बुद्ध की दार्शनिक और धार्मिक शिक्षा फैली थी, है ना। दार्शनिक और धार्मिक शिक्षा फैली थी। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा।
थी, जिससे अशोक काफी प्रभावित हुए थे, है ना। अशोक क्या हुए थे, सम्राट जो अशोक थे, सम्राट अशोक, वो क्या उनसे प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था और हिंदू धर्म में चली आ रही जातिवाद, छुआछूत, दास प्रथा, अंधविश्वास का विरोध किया, है ना। जो हिंदू हिंदू में पहले से जातिवाद की जो समस्याएं थी, जो चली आ रही थी, उसको क्या किया था उन्होंने, विरोध किया था। फिर मुगल आए, तो मुगल काल में क्या हुआ कि इस्लाम धर्म के जो भी शासक हुए, जितने भी इस्लाम धर्म शासक हुए, उनका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। फिर ईसाई आए, तो ईसाई का भी वही उद्देश्य था। इस प्रकार जिस काल में जिस प्रकार के दार्शनिक आए, उसी प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया, जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ा, है ना। अब उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक कैसे इफेक्ट करता है भाई, जाहिर सी बात है, हर एक समाज का अपना अपना कल्चर होता है ना। हर समाज का अपना अपना कल्चर होता है और उसी को क्या करता है, वो सही मानता है ना। हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है और वे अपने आदर्श, अपने मूल्य, मान्यताएं, रीति रिवाज तथा जीवन शैली को अपनी नई पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से बताना चाहते हैं। क्या करते हैं, अपना जो मेरा जो कल्चर है, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेंगे, अपना कल्चर सिखाएंगे, सिखाते हैं ना। तो क्योंकि शिक्षा समाजीकरण का प्रमुख साधन है और इसका माध्यम कौन सा होगा, तो कौन होगा, तो शिक्षा होगा। शिक्षा के माध्यम से उसको शिक्षित करेंगे, है ना। जैसे हिंदू संस्कृति के अनुसार गुरुकुलों और आश्रमों में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। फिर ईसाई संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें वे अपने अपने संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित हुए। अब फिर जब भारत देश आजाद हो गया, है ना, आजाद होने के बाद 20वीं एवं 21वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को रहने की आजादी, स्वतंत्रता दी गई है ना। सभी के धर्म मिलकर के रह सकते हैं। इससे धर्म से परे शिक्षा का विकास हुआ, है ना। 21वीं शताब्दी में क्या हुआ, धर्म से हट करके शिक्षा का विकास हुआ, जिसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता की जीवन शैली में आस्था रखना है ना। मतलब जो भारत का संविधान है, उसी पर विश्वास रखना है और उसी के अनुसार व्यवहार खुद को ढालना है ना। नेक्स्ट आते हैं धार्मिक कारक। धार्मिक कारक बहुत बड़ा कारक है ना। धर्म के अनुसार बहुत नुकसान हुआ है शिक्षा को। अपने धर्म को लोग क्या करते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं ना। मेरा धर्म ही सर्वधर्म अच्छा है, सबका ये रहता है, लेकिन वैसा नहीं है। सबका धर्म अपना अपना है, सबका धर्म अपने अपने जगह सही है ना। धार्मिक कारक कैसे प्रभावित करता है भाई, तो मानव जीवन में धर्म का विशेष स्थान है ना। मानव जीवन में क्या है, धर्म का विशेष स्थान है। धर्म के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं ना, जिसका आधार विश्वास है, जो मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्रों को नियंत्रित करता है ना। धर्म का निर्माण विभिन्न विषयों और संस्कारों द्वारा होता है। धर्म का निर्माण जो है विभिन्न बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारे जो संस्कार होते हैं, संस्कार द्वारा होता है, जिसका उद्देश्य नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों की स्थापना करना है ना। यहाँ पे स्थापना होगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, स्थापना करना है, तथा व्यक्ति को भावात्मक सुरक्षा प्रदान करना है। यहाँ भी थोड़ा सा इधर है, प्रदान करना है। अतः जिस समाज की धार्मिक विचारधारा जिस प्रकार की होगी, जिस समाज की धार्मिक विचारधारा जिस प्रकार की जैसी होगी, वहां की शिक्षा व्यवस्था भी वैसी ही होगी, है ना, उसी के अनुरूप होगी। उदाहरण के लिए एक कट्टर धार्मिक समाज अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानता है और प्रचार प्रसार करता है। मान लीजिए हम किसी धर्म के अनुयायी हैं, हम उसी धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसी धर्म को प्रचार करेंगे, है ना। सबको बोलेंगे मेरे धर्म अपना लो, मेरे धर्म अपना लो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्मों के प्रति हिंसा की भावना रखता है, लेकिन हिंसा की भावना नहीं देखना चाहिए। सारे धर्म को सम्मान करना चाहिए, है ना। सब धर्म बराबर है ना। शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण भी धार्मिक आदर्शों को ध्यान में रख करके किया जाता है। इसलिए आजकल धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण किया जा रहा है ना, जहाँ पे किसी एक धर्म का राज्य नहीं होगा, है ना, सारे धर्म का राज्य होगा। सारे धर्म के लोग रह सकते हैं आपस में मिलजुल करके, है ना। जिसका उद्देश्य सर्वधर्म की शिक्षा प्रदान करना है, ताकि बालक सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रख सके तथा उनकी भावनाओं को सम्मान दे सके, है ना। तो सम्मान कब देगा, जब दूसरे धर्म के बारे में पढ़ेगा। तो पढ़ेगा कैसे, जब वो शिक्षा लेकर ग्रहण करेगा, है ना। तो शिक्षा के माध्यम से धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है ना। उसके बाद है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक कैसे इफेक्ट करता है, तो आर्थिक कारक जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपने अनुसार शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं है। आपको करना है मेडिकल, आपके पास पैसा 1 करोड़ है नहीं, तब क्या कीजिएगा, ट्रेडिशनल कोर्स कीजिएगा। ट्रेडिशनल कोर्स कीजिएगा तो जो आपका उद्देश्य है फुलफिल होगा, नहीं होगा तो शिक्षा का उद्देश्य वहां क्या होगा, काम ही नहीं करेगा फिर, है ना। तो आर्थिक कारक
मानव जीवन में धन संपत्ति का बहुत महत्व है ना। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान वैश्वीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों ने आर्थिक चिंताएं एवं कष्ट बढ़ाए हैं, है ना। इन्हीं कारणों से अब शिक्षा का उद्देश्य नौकरी या व्यवसाय की शिक्षा देना बन गया है। अब क्या हो गया है, पहले क्या ट्रेडिशनल कोर्स करते थे, अब क्या है, नहीं टेक्निकल कोर्स करना है, मैनेजमेंट कोर्स करना है, ताकि आपको रोजगार मिल सके, है ना। अधिकतर विद्यार्थी पारंपरिक विषयों जैसे कला, संस्कृति, दर्शन, धर्म आदि को छोड़कर क्या कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स पर जा रहे हैं ना, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। उनका रीजन एक ही है, जब मेरे पास टेक्निकल डिग्री होगा तो मेरा जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा, और जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, अच्छा जॉब ले सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, अपना फ्यूचर सेट अच्छा से कर सकते हैं, है ना, अपना फ्यूचर बना सकते हैं ना। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करें, कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते है ना। रुचि होते हुए भी आप नहीं पढ़ पाइएगा, आपको इंजीनियरिंग करना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं तो क्या कीजिएगा, कहाँ से आएगा पैसा, है ना। दूसरा है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी बहुत फर्क डालता है ना। मान लीजिए अगर जो सरकार है, अगर वो चाहे कि हमको ये इसी चीज के बारे में पढ़ाना है तो वही पढ़ाई होगा, होगा कि नहीं होगा। राजनीतिक कारक किसी भी देश और समाज के विकास में उस देश पर शासन करने वाले लोगों की राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना। यदि शासक तानाशाही प्रवृत्ति के होंगे तो निश्चय ही वे शिक्षा के उद्देश्यों को उसी रूप में बनाना चाहेंगे। अगर कोई भी शासक तानाशाही होगा तो क्या करेगा, अपने अनुसार ही शिक्षा देगा, देगा कि नहीं देगा। अर्थात शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज का निर्माण करना चाहेंगे जिसमें सिर्फ शक्तिशाली लोगों का भी अधिकार होगा, है ना। यहाँ भी स्पेलिंग आकार छूट गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अधिकार है। लेकिन प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना तथा सभी को शिक्षा प्रदान करना है ना। जो हमारा देश है प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी को समान अधिकार दिया गया है ना, हमें सभी को शिक्षा प्रदान करना है। और यह तभी संभव है जब समाज के लोगों में राजनीतिक जागरूकता आएगी और वे अपने अधिकार तथा कर्तव्य को सही तरह से समझ सकेंगे तथा समाज के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे, है ना, उसके बारे में समझ सकेंगे तथा, है ना, इस तरह से अपना योगदान दे सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी। तो आज क्या है, साइंस का युग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो युग है तो वो जीवन में क्या है, बहुत तरह का तरक्की किया है लाइफ में। हम आज के डेट में बहुत तरह तरक्की हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत सारे मशीनरी चीज है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जिंदगी जीवन आसान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो वो सब चीज क्या शिक्षा के उद्देश्य से प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं। अब वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, आज विज्ञान एवं तकनीकी का विकास निरंतर हो रहा है और जीवन में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए आधुनिक शिक्षा इनसे प्रभावित हो रही है। समय के साथ साथ समाज तथा मनुष्य की आवश्यकता भी निरंतर बढ़ती रहती है और इसे पूरा करने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक है, ताकि शिक्षा में वैज्ञानिक सोच के माध्यम से पुरानी धारणाओं को सुधारा जा सके, है ना। वैज्ञानिक सोच रहेगी तब ना पुरानी धारणाओं में सुधार सकेंगे। अगर वैज्ञानिक सोच ही नहीं आएगा तो पुरानी धारणाओं को क्या करेंगे, हम लोग लेकर के बैठ जाएंगे और उसी के अनुसार से काम करेंगे तो क्या होगा, नया नया टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा नहीं आएगा, तरक्की कर पाएंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे। तकनीकी के माध्यम से जीवन को सरल तथा सहज बनाया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में नए नए खोज किए जा सकते हैं, कम समय में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है ना। आजकल एग्रीकल्चर पर बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। क्यों, इससे क्या फायदा होगा, तो वैज्ञानिक तरीके से हम लोग खेती कर सकेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे, है ना। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है तो क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा वो प्रभावित होगा, है ना। तो पर्यावरण के संबंध में अगर पिछले 100 वर्षों का अध्ययन किया जाए तो यह पता चलता है कि मनुष्य अपनी विलासिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। अपनी शौकत के लिए क्या करते हैं हम लोग, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, पशु पक्षी मर रहे हैं, नदियों में कल कारखानों की गंदगी निरंतर फेंकी जा रही है। जितने भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री के पानी हो कहाँ जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं। नदियां क्या है, सब दूषित हो गए, तो जल और वायु भयंकर रूप से प्रदूषित हो रहे हैं। तो सभी देशों में यह गंभीरता का विषय बन चुका है। इसलिए विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति सजग बनाया जा रहा है ताकि वो पर्यावरण को बचाते हुए आगे बढ़ सके, है ना। अब नेक्स्ट है भौगोलिक कारक, जियोग्राफिकल फैक्टर, ये भी बहुत प्रभाव है। मान लीजिए अगर कोई सुदूर इलाका है जहाँ जो डेवलप नहीं है, वहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, जब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा होगा तब ना। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा नहीं, उबड़ खाबड़ होगा, पठार होगा, है ना, रेगिस्तान होगा, तो वहां पे उनको जाने में दिक्कत होगी ना। जंगल होगा ना, जंगल होगा तो वहां पे वो कैसे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सब कारक होता है जो इसके उद्देश्य को प्रभावित करता है, सही तरह से किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया करने देगा, है ना।
भारत भौगोलिक विविधता वाला देश है, जहाँ दुर्गम रेगिस्तान, अगम्य पर्वतमालाएं तथा भीषण जंगल पाए जाते हैं, जिसके कारण ही शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होने के बावजूद सभी लोगों तक नहीं पहुंच सका है ना। निःशुल्क एवं अनिवार्य है, फिर भी क्या है, सभी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या रीजन है? यही सब रीजन है। पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन सही नहीं होने के कारण बालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा सकता है ना। मरुस्थली, यहाँ पे मरुस्थली होगा, सॉरी टाइपो एरर है। प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में आबादी छितरी हुई रहती है, इसलिए ग्रीष्म काल में जब अंधड़ चलते हैं तो बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना संभव नहीं हो पाता है ना। अंधड़ के समय में वो नहीं जा पाते हैं। असम, नागालैंड जैसे प्रदेशों में जंगलों, नालों आदि की संख्या अधिक होने तथा जंगली जानवरों के कारण बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जब बच्चे विद्यालय तक पहुंचेंगे ही नहीं तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, है ना। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कारक। अंतर्राष्ट्रीय कारक क्या है? इंटरनेशनल फैक्टर्स। इसमें जैसे मान लीजिए आप पड़ोसी से रिश्ता अच्छा रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके बारे में आप जानते हैं अच्छा से, उसका नेचर अच्छा है तो आप रिश्ता अच्छा रखते हैं, नेचर खराब होगा तो आप रिश्ता नहीं रखेंगे। उसी तरह से अगर कहीं कभी आपको लीड करने का मौका मिला तो आपके पास दूसरे देशों की जानकारी होगी, तब ना उसके बारे में आपको क्या सोचते हैं तब ना पता चलेगा। आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में, उस देश के बारे में, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि देश सही है या गलत है? तो क्या यहाँ पे क्या है, सारे देशों को मिला करके चलना पड़ता है, क्योंकि अकेला देश कोई भी विकास नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं। सारी जरूरतें का सामान एक देश में मिलता है? नहीं मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व के समस्त राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग की ओर संकेत करती है। यदि आज किसी भी देश में कोई भी घटना घटित होती है तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि कोई भी देश अकेले न विकास कर सकता है और न ही शांति स्थापित कर सकता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से दूसरे देशों की संस्कृति, सभ्यता, धर्म और ज्ञान की जानकारी बच्चों को प्रदान करते हैं, ताकि संपूर्ण मानव जाति से में प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके। और यही कारण है कि इसका प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों पर भी पड़ता है। आज इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, क्या जरूरत है दूसरे देशों के बारे में पढ़ना? जरूरत है? नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जरूरत है, बहुत जरूरी है। अगर दूसरे देशों का कल्चर नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे अपना कंपेयर कर सकते हैं? अपना हम लोग अपना देश को डेवलप कर सकते हैं? दूसरे के देश बारे में जानते हैं तब ना। बहुत सारी चीज क्या होता है, देख देख करके हम लोग करते हैं ना। अरे वो इस तरह से तरक्की किया, हमको भी ऐसे करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ा कारक है। अब नेक्स्ट है भविष्य की मांग। अब भविष्य की मांग, जाहिर सी बात है, आज अगर आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं तो आप फ्यूचर तो देखेंगे ना। फ्यूचर में क्या जरूरत हो सकता है, किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, किससे ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। ये सब चीज देखते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने विश्व का ध्यान भविष्य की मांगों, आवश्यकताओं और असीम संभावनाओं की ओर आकर्षित किया है ना। विभिन्न विद्वानों ने विश्व का ध्यान भविष्य की मांगों, आवश्यकताओं और असीम संभावनाओं की ओर आकर्षित किया है। उनका मानना है कि भविष्य की शिक्षा को वर्तमान शिक्षा की पुरानी अनुपयोगी शिक्षा से भिन्न होना चाहिए, ताकि भविष्य में व्यक्तियों की जैसी परिस्थितियां सामने आए उसके अनुसार तुरंत ढल सके, है ना। इसके लिए शिक्षा को तैयार करना होगा, अर्थात व्यक्ति की भविष्य में क्या भूमिका होगी तय करना होगा। उसके बारे में लगातार चिंतन करने की आवश्यकता है, अर्थात भविष्य की शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों में भविष्य के प्रति चेतना, जागरूकता, सोचने समझने की प्रवृत्ति तथा भविष्य में आने वाले मुश्किल परिस्थितियों से बचने के लिए भविष्य उपयोगी सामाजिक तथा सांस्कृतिक गुणों जैसे कुशलता, समायोजन शक्ति का उनको विकसित किया जाए, है ना। तो ये सब चीज कैसे शिक्षा के माध्यम से हो सकता है? आज एआई का दिन है ना। एआई का युग है कि नहीं है? ये कहाँ से आया? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी क्या? नहीं। लेकिन समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती गई कि भाई तुरंत काम फटाफट करना है, तो अब कोई भी चीज टॉपिक दीजिए, तुरंत से आपको नोट को बना समराइज करके दे देगा ना। जो आपको घंटों लगेंगे वो क्या करेगा, तो विद इन 2 और 3 मिनट्स में आपको दे देगा, है ना। तो ये हम लोग पढ़े शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मेन है व्यक्तिगत कारक, समाजशास्त्रीय कारक या सामाजिक कारक, दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक, आर्थिक कारक, राजनैतिक कारक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय कारक, भौगोलिक कारक, अंतर्राष्ट्रीय कारक और भविष्य की मांग। तो ये जो है ना, ये शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। थैंक यू सो मच, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा, है ना। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि वीडियो बनाना है तो आप उस टॉपिक हमको सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर भी वीडियो को लेकर के जरूर आएंगे, है ना। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, है ना। चलिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।